ओके चलो अब लेट्स स्टार्ट करते हैं फिर केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में तुम्हें आना क्या क्या चाहिए। तुम्हारा पेपर है दो, आई होप एक दो दिन में। तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एनसीईआरटी से ऑक्टेट रूल क्या होता है और ऑक्टेट रूल के लिमिटेशंस क्या होते हैं। तो हमें क्या समझना है, ऑक्टेट रूल का सिंपल सा मतलब होता है अगर 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आ रहे हैं, आप जब बॉन्ड बनाते हैं तब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं एटम में, उसे हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। दूसरा आता है ड्यूप्लेट रूल। ड्यूप्लेट कौन करता है, मिली हाइड्रोजन करेगा, हीलियम करेगा, बट ऑक्टेट जो बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं वो करते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि भाई ऑक्टेट रूल कौन डिसओबे कर सकता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल SF4। अब देखो सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 6 और 4 F आ गए, तो पड़ोसी कितने हो गए, 4, तो 6 + 4 कितने हो गए, 10। तो ऑक्टेट रूल को जो डिसओबे कर रहा है, पहला एग्जाम्पल हो गया SF4 एनसीईआरटी के हिसाब से। दूसरा बच्चे SF6, तीसरा बच्चे PCl5। तो इन सब में क्या है, ऑक्टेट से ज़्यादा है। अच्छा, चौथा H2SO4। तो हम याद रखेंगे SF4, SF6, PCl5, H2SO4। ये तो एनसीईआरटी में दिया है, तो ये अपने को आना ही आना चाहिए। फाइन, तो इनमें ऑक्टेट से ज़्यादा है। अब बात करते हैं ऑक्टेट से कम किस में। देखो जितने भी बोरॉन के कंपाउंड्स हैं, BF3, BCl3, इन सब में ऑक्टेट से कम है। BH3 ऑक्टेट से कम है, AlCl3 ऑक्टेट से कम है। इसके अलावा NO में क्या, एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो हम कहते हैं उसको ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। इसके अलावा क्या, NO2, वहाँ पर भी ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्टेट से कम वाले। तो अगर हम एनसीईआरटी देखें, आई होप एनसीईआरटी में भी इतने ही लिखे होंगे, तो ये आपको ज़रूर आने चाहिए। तो ये हो गया ऑक्टेट रूल, और फिर हमने पढ़ा ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन। अच्छा, इसके अलावा BeH2 भी किताब में है, तो भी ध्यान रखना BeH2। फिर ध्यान रखना LiCl है, तो ये भी अपने को आना चाहिए। तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब PF6। कोई बोलेगा PF6 बनता है कि ना बनता है, PF5 बनता है कि ना बनता है, SF6 बनता है बनता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ऑक्टेट रूल के और ड्रॉबैक्स क्या थे। तो जैसे जेनेन के कंपाउंड्स, अब जेनेन आप सबको पता है P ब्लॉक का एलिमेंट है, नोबल गैस फैमिली में आता है। तो जेनेन क्योंकि नोबल गैस है, तो उसको तो कंपाउंड वैसे भी नहीं बनाना चाहिए, बट वो बनाता है किसके साथ, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ। तो नोबल गैसेस के जो कंपाउंड बनते हैं वो भी एक लिमिटेशन है ऑक्टेट रूल के। जैसे KrF2 बनता है, लिमिटेशन एनसीईआरटी के हिसाब से। तो XeF2, KrF2, XeOF2, XeO3, XeF4, ये सब लिमिटेशन है ऑक्टेट रूल की, क्योंकि यहाँ पे नोबल गैस कंपाउंड बना रहा है। अगर कोई आपसे मान लो पूछता है कि भाई क्यों बनाता है नोबल गैस कंपाउंड, तो आप ये समझना कि जो बनाता है वो कौन है, जेनेन, मेनली जेनेन है। तो जेनेन बनाएगा किसके साथ, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ। तो लोग सोचते हैं कि क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए बनाता है, ऐसा नहीं है। जेनेन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ जेनेन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, सबको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो अगला टॉपिक है आपका आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। देखो आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब मेटल और नॉन मेटल कंबाइन करता है। एक अच्छा मेटल का मतलब क्या है, जो डाउन द ग्रुप जाने पे आपको मिलेगा वो अच्छा मेटल है, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में मिलता है। ठीक है, तो अच्छे मेटल्स मतलब जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लो है, और अच्छे नॉन मेटल्स मतलब जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है या अच्छे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाले हैं। तो हमको ये पता होना चाहिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज फ्लोरीन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इज सीजियम। अच्छा, फिर सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, क्लोरीन की, हमें आना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो आयनिक बॉन्ड अच्छा तब बनेगा जब ज़्यादा अच्छा मेटल होगा और ज़्यादा अच्छा नॉन मेटल होगा। मतलब जब लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है और जब हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहते हैं बच्चों कि वो आयनिक बॉन्ड बनाता है। सिंपल सी बात। अच्छा, इसके बाद फिर आपको ये आना चाहिए लैटिस एंथैल्पी क्या होती है। तो लैटिस एंथैल्पी का सिंपल सा मतलब है, अगर आपके पास एक सॉलिड आयनिक कंपाउंड है, आपको कितनी एनर्जी चाहिए कि आप उस सॉलिड आयनिक कंपाउंड के बॉन्ड को तोड़ दो और उस आयनिक कंपाउंड के एटम्स को गैसियस में कन्वर्ट कर पाओ, उसे आप कहते हो बच्चे कि वो लैटिस एंथैल्पी आपको आना चाहिए। फिर किताब कहता है बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होता है। तो देखो आपको क्या समझ में आना चाहिए, पहला बॉन्ड पैरामीटर होगा आपका बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ किस बात पर डिपेंड करती है भाई, बॉन्ड लेंथ जो है, अगर पहला केस अगर हम देखें, बॉन्ड लेंथ का मतलब हुआ अगर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो वहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरी बात, अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बच्चे, कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े अगर हम, तो बॉन्ड पैरामीटर में सबसे पहला केस ये हो, फिर है बॉन्ड एंगल, कि बॉन्ड एंगल किस बात पे डिपेंड करती है। तो ध्यान रखना, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा, फिर बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा,
तो आपको बॉन्ड एंगल भी पता होना चाहिए। जैसे पानी का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है 104.5 डिग्री, ठीक है। फिर आता है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या है, बॉन्ड को बनाने या बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है। अगर मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड ज़्यादा है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली बात है अगर 3 पेन एक साथ है तोड़ने में टफ लगेगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो बॉन्ड एंथैल्पी किस पे डिपेंड करेगी, बॉन्ड ऑर्डर पे। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी। देखो हम कहते हैं N2 जो गैस है वो इनर्ट इन नेचर होती है। क्यों भाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड तोड़ना बहुत टफ होता है। सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का सिंपल सा मतलब बच्चों, किसी भी दो एटम के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स बने वो बॉन्ड ऑर्डर होता है। अब मॉलिक्यूल के केस में उसका फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2, से हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। हम लोग को आना चाहिए। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, ध्यान रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस हमें क्या पता होना चाहिए, रेजोनेंस तब होगा जब ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होता है। रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अच्छा, आपके कोर्स में आपको क्या दे देगा, ओजोन दे देगा या SO2 दे देगा। आप क्या ध्यान रखोगे बच्चे कि ओजोन में जो ईच OO बॉन्ड होता है ना, एक डबल बॉन्ड बनेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो पूछेगा बताओ क्या दोनों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम है, आप कहोगे हाँ सेम है। सिंपल से रीजन क्यों, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ओजोन में जो दोनों OO की बॉन्ड लेंथ है वो सेम है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। SO2 में क्या सेम है, आप बोलोगे हाँ जी सेम है, सेम रीजन बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ये लिख के आना है अभी आपको, ये आपकी हाफ एली के लिए हो रहा है जो हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है बच्चे, इसमें डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट का जो सिंपल सा मतलब है, हम से न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू इक्वल्स टू Q इंटू डी। क्यू का मतलब हो गया चार्ज, डी का मतलब हो गया डिस्टेंस। डाइपोल मोमेंट तब अराइज करता है जब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। जैसे मान लो HCl है तो Cl अपनी तरफ H के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो मतलब यहाँ पे पोलैरिटी आ गई, डाइपोल मोमेंट आ गया, डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं हुआ इसलिए। तो जैसे मान लो हमारे पास लेट्स सपोज BF3 है। अब BF3 में अगर आप समझोगे BF3 इज ट्राइगोनल प्लानर, एक B हमने बनाया, एक F ऊपर, एक F यहाँ, एक F यहाँ। तो इसमें क्या होगा, दोनों F नीचे खींचेंगे, एक F ऊपर खींचेगा, तो नेट देखो क्या हो गया, कैंसिल। तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल। तो मतलब पोलैरिटी क्या हो गई, कैंसिल। अब एक बात समझना, जैसे मान लो BF3 में अगर कोई आपसे बोलेगा कि B और F का बॉन्ड पोलर है, बोलना हाँ पोलर है। क्यों भाई, फ्लोरीन बोरॉन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बट क्या ओवरऑल BF3 पोलर है, बोलना नहीं पोलर है। रीजन, क्योंकि वहाँ पे डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन था, जो डायग्राम था, वो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब सवाल क्या पूछेगा आपसे, या तो अमोनिया और NF3 में पूछेगा, तो भी रट लो कि अमोनिया इज मोर पोलर देन NH3, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है। और हमेशा ध्यान रखना, लोन पेयर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। लोगों को ये लगता है कि फ्लोरीन है तो NF3 ज्यादा पोलर होना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है बिकॉज ऑफ डाइपोल डायग्राम। अमोनिया इज मोर पोलर देन NF3, इस बात को सब लोग ध्यान रखना। NF3 का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ है, पोलर है लेकिन लेस देन अमोनिया। एक और बात ध्यान रखना, SO2 पे सवाल पूछता है कि SO2 पोलर है कि नॉन पोलर, तो हम बोलेंगे बच्चों पोलर है। और हमें लगता है कि नॉन पोलर हो जाएगा, बट लोन पेयर की वजह से कैसा बन जाता है वो, पोलर। ध्यान रखना इस चीज़ को। पानी क्या है, पोलर। CCl4 क्या है, नॉन पोलर। तो पोलर और नॉन पोलर कैसे निकालते हैं, डाइपोल मूवमेंट से। आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो आगे आपको आना चाहिए स्ट्रक्चर्स और या फिर हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो हम कहते हैं यार मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी इज नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। पूरे सेम तो नहीं होंगे एनर्जी, बट कुछ सेम होती है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो आप सबको आता है। आप ये ध्यान रखना, अगर कभी हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू 2 आई तो हम कहते हैं SP का शेप लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। अगर मान लो कभी 3 आई तो SP का एग्जाम्पल क्या हो गया, CO2, BeCl2। तो 3 का मतलब क्या होगा जी, sp2, 3 डब्बे कंबाइन किए, तो क्या कहेंगे इसको, ट्राइगोनल प्लानर। द बेस्ट एग्जांपल इज BF3, बॉन्ड एंगल वो कितना होगा, 120 डिग्री। अच्छा, अगर मान लो कभी 4 आई, टेट्राहेड्रल, द बेस्ट एग्जांपल इज CH4 या CCl4, ठीक है। कहीं मान लो 5 आई, sp3d, क्या कहते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, द बेस्ट एग्जांपल इज PCl5। अब PCl5 में सवाल पूछता है आपसे कि क्या PCl के पांचों बॉन्ड इक्वल है, नहीं बाबा नहीं इक्वल है। 2 एक्सियल होते हैं और 3 इक्वेटोरियल होते हैं। जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं उनको इक्वेटोरियल बॉन्ड्स रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से एक्सियल बॉन्ड्स की बॉन्ड लाइन बढ़ जाती है बच्चों। तो बॉन्ड लाइन बढ़ गई तो मतलब PCl5 हाईली रिएक्टिव। क्यों, वहाँ पे 2 एक्सियल बॉन्ड्स हैं, और हाईली रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, तुरंत टूट जाएगा PCl3 एंड Cl2 में। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। तो PCl3 का केस क्या हुआ, sp3d। अच्छा, आगे बढ़ते हैं SF6 आएगा आपका sp3d2, 6 वैल्यू आ गई।
तो SF6 किस लिए फेमस है जानते हो? SF6 इज इनर्ट इन नेचर। वो ना एसिड के साथ रिएक्शन दिखाएगा, ना बेस के साथ दिखाएगा, ना पानी के साथ दिखाएगा। तो ध्यान रखना SF6 का स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगा। ऑक्टाहेड्रल में सबका बॉन्ड एंगल क्या होता है बच्चे? 90 डिग्री। फिर एक केस बनता है sp3d3 जो 7 का केस होता है। रेयरली आपसे पूछेगा, 12th में आता है या JEE में आता है। IF7 फिर भी याद रखना, या XeF6 याद रखना। पेंटागोनल बायपिरामिडल आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते बच्चे, H2O ध्यान रखना बेंट वी शेप, ठीक है। ClF3 ध्यान रखना टी शेप, ठीक है। SF4 SeF4 TeF4 सीसॉ, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। और क्या था? लीनियर CO2 हो गया। अच्छा I3 माइनस का पूछता है तो ध्यान रखना I3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन आएगा 5, बनेगा sp3d, आएंगे 3 लोन पेयर, तो बन जाएगा XeF2 की तरह, मतलब लीनियर बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और आगे क्या है। फिर आगे आता है हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब क्या हुआ भाई? ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को एक हाथ मारना, डबल बॉन्ड कार्बन को एक हाथ मारना, सिंगल बॉन्ड कार्बन को एक हाथ मारना, ठीक है। अब आता है सिग्मा और पाई में डिफरेंस क्या होता है? आता है अच्छा सवाल। देखो, सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड का मतलब होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स अलोंग देयर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, मतलब एंड टू एंड ओवरलैप को अपन सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ध्यान रखना, एंड टू एंड को, ठीक है। पाई बॉन्ड कब बनता है? फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल। ध्यान रखना, एनसाइक्लिक डायग्राम में। तो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन SS SP और PP ऑर्बिटल्स। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन ओनली PP ऑर्बिटल्स। अच्छा, ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड में बहुत बड़ी होती है तो वो स्ट्रॉन्गर होता है। पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग छोटी होती है तो वीकर होता है। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल है, पाई बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। तो इस पे असर्शन रीजन पे सवाल बच्चे बन सकते हैं। अब आपने ध्यान क्या रखना है, 1s के बीच में सिग्मा बॉन्ड, S और PZ के बीच में सिग्मा बॉन्ड, PZ के बीच में सिग्मा बॉन्ड, और अगर कहीं पूछेगा PY तो पाई बॉन्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट आता है आपसे, हाँ, जीरो ओवरलैप क्या होता है? NCERT में डायग्राम बना हुआ है, सवाल आएगा जीरो ओवरलैप क्या होता है। जीरो ओवरलैप के 2 केस हैं, जब ऑर्बिटल्स दूर हो या जब ऑर्बिटल्स आपस से ओवरलैप ना कर पाए। मैं फिर कह रहा हूँ, NCERT में डायग्राम दिया हुआ है, आएगा। डेफिनेशन नहीं पूछता, बस पूछेगा इनमें से कौन सा जीरो ओवरलैप है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया। अब ये भी हो गया जी, ये भी हो गया जी। हाँ, एल्कीन और एल्काइन का स्ट्रक्चर NCERT से देख लेना कि उसमें डायग्राम कैसे बना है, वो पूछेगा ज़रूर आपसे, 100% कि आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आ गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है। भाई देखो, इतना ध्यान रखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम मॉलिक्यूल्स का कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, हम मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर बताएंगे, हम उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर बताएंगे। तो इतना ध्यान रखना है, अगर साई बराबर साई A प्लस साई B है तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। अगर साई बराबर साई A माइनस साई B है तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो आपसे पूछेगा, बताओ बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग में फ़र्क क्या होता है? तो आप क्या कहोगे कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है? कम, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है बच्चों? ज़्यादा, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। तो भाई ऑफ-बॉ प्रिंसिपल के हिसाब से पहले उसको लिखते हैं जिसकी एनर्जी क्या होती है? कम, मतलब हमेशा बॉन्डिंग ऑर्बिटल आएगा। अच्छा, ध्यान रखना, अगर बॉन्डिंग है तो एंटी बॉन्डिंग होगा, ये तय है। दूसरी बात बच्चे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज डिनोटेड बाय सिग्मा, पाई, डेल्टा, गामा। एंटी बॉन्डिंग इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्टार, पाई स्टार, गामा स्टार, डेल्टा स्टार। याद रखना इस चीज़ को। अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या आना चाहिए? हमें आना चाहिए भाई रूल्स क्या होते हैं भरने के। तो देखो, आप ये ध्यान रखना, H2 से N2 तक का एक रूल है, और O2F2 और नियॉन का एक रूल है, Ne2 का। हमारे कोर्स में हालांकि बस नियॉन के बारे में बोला गया। क्या याद रखोगे? सुनो बहुत ध्यान से, क्या याद रखना है तुमको? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px बराबर पाई 2py, सिग्मा 2pz, देन पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz। ये H2 से लेके N2 तक का है। फ़र्क क्या है? O2F2 और Ne2 के केस में सिग्मा 2pz पहले चला आता है, ध्यान रखना। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बता दिया, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2। N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। B2 मतलब बोरॉन वाले केस में ध्यान रखना, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या बनेगा? पैरामैग्नेटिक। रख लेना, आएगा सवाल पक्का। C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा, वो डायमैग्नेटिक है, ठीक है बच्चे। कौन एग्जिस्ट नहीं करता? अगर कभी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग के बराबर हैं तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, जैसे He2 एग्जिस्ट नहीं करता, B2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। अच्छा, फिर अब O2 इस पैरामैग्नेटिक, 16 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी पैरामैग्नेटिक है। एंटी स्टार बॉन्ड, एंटी बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए, तो O2 पैरामैग्नेटिक। O2 प्लस
क्योंकि 16 से 15 चले गए, पैरामैग्नेटिक। O2 माइनस 16 से 17 चले गए, पैरामैग्नेटिक। ध्यान रखना, ओजोन डायामैग्नेटिक, O2 माइनस डायामैग्नेटिक, F2 डायामैग्नेटिक, Ne2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये पैरा और डाया पे सवाल आता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये आएगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी सिविलिटी ज़्यादा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, सिंपल सी बात। पैरामैग्नेटिक का मतलब हैविंग एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डाई का मतलब हैविंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चे, देन वी हैव एच बॉन्डिंग। क्या होती है एच बॉन्डिंग? एक एसोसिएटिव फोर्स होती है। एच बॉन्डिंग तब एग्जिस्ट करेगी जब H के साथ FON में से कोई लगा होगा। ध्यान रखना, इसके अलावा 11th में कुछ नहीं, 12th में है, बट 11th में FON के साथ H लगा हुआ है। तो होता क्या है यार, पहली कंडीशन क्या है, H लगा होना चाहिए, FON फ्लोरीन ऑक्सीजन या N के साथ, और ये तीनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये H के इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं। तो H क्या करेगा बेचारा, चिल्लाएगा। जब H चिल्लाएगा उसकी आवाज़ कौन सुनना चाहिए, इन्हीं FON में से कोई, तो वहाँ क्या बन जाएगा, H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग दो टाइप की, सबसे अच्छा कौन दिखाएगा, फ्लोरीन। पानी में कितनी बन जाती है, 4 सवाल आते हैं, दो टाइप की, इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या होता है, विद इन द स्ट्रक्चर, इंटर का मतलब बिटवीन टू स्ट्रक्चर्स। हमेशा ध्यान रखना, रट लो अभी, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल shows intramolecular H bonding within the structure. Para-nitrophenols shows intermolecular H bonding. अच्छा, intermolecular H bonding is always stronger than intra। कैसे याद रखोगे भाई, जब एक ही स्कूल में हाउसेस के बीच में मैच हो रहा है तो एनर्जी कम लगेगी, लोग कम आएंगे, उसे कहेंगे इंट्रा, विद इन द स्कूल। जब दो अलग अलग स्कूल के बीच में मैच हो रहा है, लोग ज़्यादा आएंगे, एनर्जी ज़्यादा लगेगी, वो क्या कहलाएगा, इंटर। तो ये अपने को आना चाहिए, ठीक है। तो कोई चीज़ पानी में क्यों सॉल्युबल है, वो H बॉन्डिंग बनाती है। तो ये इतना केमिकल बॉन्डिंग में हर हाल में करके जाना, बेस्ट ऑफ लक।